नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 10वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों ने ना क्लास नंबर 9वां में ना आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का था ना, वर्ग 2 का ना, तो उसका मैंने कराया था। और आज क्लास नंबर 10वां में ना 2022 का जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर है बाल विकास का ना, तो उसका आज हम लोग ना इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे 2022 का। ठीक है, जो वर्ग 2 का रहने वाला है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं, मैंने ना वर्ग 3 का जितने भी सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, सारे के सारे को मैंने कंप्लीट करा दिया है पढ़ा करके। और नहीं देखे होंगे तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज ना आप लोग अगर कि वर्ग 3 की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, फिर भी आप लोगों को ये क्वेश्चन को कम से कम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा अभी आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। और आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी ना मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। तो डायरेक्टली आप लोग ना इन्वॉल्व होकर ना आप लोग इसके पीडीएफ को दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग। ऑप्शन सी, अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग विषयों हेतु। या ऑप्शन डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी का मतलब आप लोगों को समझाओ थोड़ा सा ना। तो समावेशी का मतलब होता है कि एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में ना विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट होते हैं ना, उन सभी को ना, चाहे वो किसी भी वंश के हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो ना, सारे के सारे को एक ही कक्षा में एक ही टीचर द्वारा जब पढ़ाया जाता है ना, तो उसे समावेशी कक्षा कहा जाता है। ठीक है, और समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है बोला है, तो समावेशी कक्षा की जो विशेषता नहीं है ना, वो ऑप्शन नंबर डी, समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले। तो आप लोग मुझे ये बताओ, समग्र जो विद्यार्थी मतलब सभी जो विद्यार्थी, क्या वो एक ही ज्ञान क्षमता वाले होंगे? क्या नहीं ना होंगे। जो सभी विद्यार्थी होते हैं अपने आप में भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं, सभी में अलग अलग प्रकार के ज्ञान समाहित होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो योग्यताएं होता है वो होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि समावेशी कक्षा की विशेषता ये ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन बी, नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन सी, पूर्वानुमेय भूमिका है। या ऑप्शन डी, आकर्षक भूमिका है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, महत्वपूर्ण भूमिका है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की, तो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में ना वंशानुक्रम की जो भूमिका होता है ना, वो महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बुद्धि जो होता है आप लोगों का ब्रेन हो जाएगा, व्यक्तित्व जो होगा आपका जो व्यवहार है वो हो जाएगा, है ना। तो उन दोनों में ना वंशानुक्रम मतलब जो अलग अलग जो चले आती है ना, पीढ़ी दो पीढ़ी, इसको इंग्लिश में हेरिडिटी भी बोलते हैं ना, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। ऑप्शन बी, बोधात्मक भावनात्मक कौशलों का विकास में मदद करना। ऑप्शन सी, याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। या ऑप्शन डी, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित कार्यकलाप में बदलना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बोला है जी। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है उसका अगर कि आप लोगों को मतलब समझाओ ना, सतत मतलब होता है ना कि टाइम टू टाइम ना, जैसे वीकली अगर कि मूल्यांकन होता है, मतलब टेस्ट होता है वो, या मंथली में जो मूल्यांकन होता है स्कूल में ना, तो वो जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या नहीं है, तो उसका जो उद्देश्य है ना, वो
अधिगम मतलब जो पढ़ाई है ना, मतलब जो उसके सीखने की जो प्रक्रिया है ना, उन सारी चीज़ों को शिक्षण केंद्रित करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। और आप लोगों को पता होगा ना, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है सारे के सारे छात्र केंद्रित शिक्षा हो गया। मतलब छात्र को ना केंद्र में रख करके जो पढ़ाया जाता है, जो मूल्यांकन लिया जाता है ना, वो किया जाता है। शिक्षण केंद्रित कभी नहीं होता, मतलब शिक्षक केंद्रित जो है ना वो कभी नहीं होता। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग और जान लो, जितना ज़्यादा आप लोग अभी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके पढ़ाई के लिए, आगे के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तैयारी बेहतर होते जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। सिगमंड फराडे के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्न में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए इडिपस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिगमंड फराडे के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्न में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो आप लोगों को ये जो प्रश्न है ना उसे ना मैंने अपने पिछले क्लास में सरल तरीके से समझाया हुआ था, अभी भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि एक जो पुत्री होता है वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है माता की अपेक्षा। तो अगर एक जो पुत्री है वो अपने पिता के प्रति ज़्यादा स्नेह करता है, ज़्यादा प्रेम करता है, तो उसका क्या कारण होता है? उसका जो कारण है वो इलेक्ट्रा के कारण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रा नामक जो ना ग्रंथि है ना वो उसमें जिम्मेदार होता है उसके लिए। और इसे आप लोगों को कैसे याद रखना है? एक जो पुत्री है, जो लड़की है ना, वो अपने पिता के लिए क्या लेना चाहता है? इलेक्ट्रिक गाड़ी लेना चाहता है। क्या? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी ना जो पुत्री है ना, जो लड़की है ना, वो पसंद करता है किसके लिए? अपने पिता के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद करना चाहता है। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या लोगे आप लोग? इलेक्ट्रा ले लोगे। सेम उसी प्रकार से एक जो पुत्र है ना वो अपने पिता से ज़्यादा ना अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, उनसे ज़्यादा ना प्रेम जो होता है ना अपनी माता के प्रति ज़्यादा होता है। तो उसके लिए कौन सा जो ग्रंथि है वो जिम्मेदार होता है? तो ऑडिपस जो है ना वो जिम्मेदार होता है, या ईडीपस जिम्मेदार होता है, ठीक है। ऑडी ईडी दोनों एक ही है, ठीक है। और इसे आप लोगों को कैसे याद रखना है? एक जो पुत्र है वो अपने माता के लिए ना ऑडी गाड़ी लेना चाहता है। क्या? तो सबसे महंगा जो होता है ना ऑडी गाड़ी, तो वो अपने माता के लिए लेना चाहता है। कौन? तो एक जो पुत्र है वो ऑडी गाड़ी लेना चाहता है। ऑडी से क्या लोगे? ऑडी पस ले लोगे या ईडी पस ले लोगे, ठीक है। और उसी प्रकार से पुत्री क्या पसंद करता है अपने पिता के लिए? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद करता है। पुत्री हमेशा सस्ता, मतलब जो अफोर्डेबल होता है ना वैसा टाइप से पसंद करता है। ये आप लोगों को कहानी के माध्यम से समझना है, रटोगे तो कभी याद नहीं होगा। एक बात आप लोग हमेशा जान लो, ठीक है। तो जो मैं बताया हूँ उस माध्यम से आप लोग याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे इस टाइप से। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है और अपने शॉर्ट नोट्स में भी ना आप लोग छोटा सा ना नोट करके रख लेना, तो ज़्यादा बेटर होगा आपके रिवीजन के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी टायलर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है गाल्टन महोदय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब जो होता है ना वो प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में ना भिन्न होता है। अगर आप दो व्यक्ति को एक साथ लाओगे ना तो किसी न किसी प्रकार से उसमें भिन्नता पाया जाता है, ठीक है। किसी में नॉलेज अधिक होगा तो किसी में नॉलेज थोड़ा कम होगा। तो इस प्रकार से ना जो व्यक्तिगत भिन्नता है ना उसमें पाया जाता है, और ये समझने का प्रयत्न सबसे पहला गाल्टन महोदय ने किया। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बदलता है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रभाव का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थार्नडाइक के किस नियम को बदलता है? तो थार्नडाइक ने ना मुख्यतः 3 प्रकार के ना जो सिद्धांत है वो दिया था। सबसे पहला अभ्यास का नियम दिया था, दूसरा प्रभाव का नियम दिया था, तीसरा तत्परता का नियम दिया था। तीनों नियम को सबसे पहले आप लोगों को नोट करके रखना है, और उसके बाद ना आप लोगों को पता होगा ना कि कोई जब आप लोग कार्य करते हो और अगर उसमें सफल
सफल होते हो तो आप लोग को क्या होगा, संतोष होगा, आप लोग खुश होते हो। और अगर आप लोग जो क्रिया किए, जो कार्य किए, अगर उसमें असफलता मिलता है तो उसमें क्या होते हैं, असंतोष होते हो, मतलब दुखी होते हो। तो ये थार्नडाइक के किस नियम को बदलता है जी, तो थार्नडाइक ने ना प्रभाव का जो नियम है ना वो दिया था, तो इसको बदलता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आप लोग अगर ये सफल होगे तो आप लोग का प्रभाव क्या होगा, खुशी का प्रभाव होगा, और असफल होगे तो क्या प्रभाव होगा, असंतोष का प्रभाव होगा, मतलब दुखी का प्रभाव होगा। तो इसमें क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा ना जी। हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से जितना ज़्यादा हो सके ना आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही ना आप लोगों का ना जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो क्वेश्चन का आंसर लेने का जो तरीका है ना, उसे आप लोगों के लिए ईजी बनाएगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस किया करो। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। ऑप्शन ए, वह पिछड़ा विद्यार्थी है। ऑप्शन बी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऑप्शन सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है। या ऑप्शन डी, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाली हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपकी विचार क्या होगी। तो आप एक शिक्षक होने के नाते अगर जो विद्यार्थी वो हर किसी चीज़ को जो विद्यालय में ना जो एक्टिविटी होता है उसको जानने के लिए उत्सुक होता है तो वो क्या होगा, क्रिएटिविटी जो छात्र है वो ना आएगा। जी हाँ, सृजनशील विद्यार्थी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा कथन मानव विकास के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन ए, शक्ति और गति। ऑप्शन बी, विकास पूर्वानुमेय होता है। ऑप्शन सी, प्रशिक्षित और अधिगम। या ऑप्शन डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर हो चलता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, शक्ति और गति, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत कथन है बोला है ना, तो मानव विकास के संबंध में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर है, शक्ति और गति, करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मानव का विकास होता है तो उसमें सब एक समान होता है क्या, जो गति होता है मानव का विकास जो है वो सभी व्यक्ति में एक समान होता है क्या, नहीं होता। वातावरण के अनुसार और वंशानुक्रम के अनुसार ना अलग अलग होता है, तो ये ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। और उस शक्ति जो है ना वो शक्ति भी एक समान नहीं होता हर किसी व्यक्ति का। ठीक है, जो विकास होता है मानव का उसमें, तो ये दोनों के दोनों जो है ना शक्ति और गति ना ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। और प्रश्न भी यही कहा है कि मानव विकास के संबंध में गलत है बोल करके, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। उसके अलावा ना विकास पूर्वानुमेय होता है तो ये करेक्ट हो जाएगा मानव विकास में। उसके अलावा प्रशिक्षक और अधिगम, तो प्रशिक्षक और अधिगम भी करेक्ट हो जाएगा। और विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। ऑप्शन ए, अध्यापकों को उचित वेतन देना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन। या ऑप्शन डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के जो स्तर है ना उसे ना उच्च करने के लिए मतलब बढ़ाने के लिए ना तो क्या करना चाहिए, छात्रों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक के रूप में ना अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पढ़ाओगे। और पढ़ाने के बाद जो छात्र का ना मूल्यांकन करोगे और मूल्यांकन के बाद जिस प्रकार से उस मूल्यांकन का रिजल्ट आएगा ना तो उसके आधार पर आप अपनी जो पढ़ाने का गुणवत्ता है उसको और बढ़ाओगे। जितना ज़्यादा मूल्यांकन करोगे मंथ में, हफ्ता में ना, तो वो आप लोगों को ना छात्रों का जो गुणवत्ता है, जो उसका जो स्थिति है वो पता चलेगा। और उसके अनुसार ना अपने जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है उसको आप लोग बढ़ा सकते हो एक शिक्षक होने के नाते। ठीक है, तो छात्रों का सतत मूल्यांकन ज़्यादा बेटर होगा ये जो शिक्षा का गुणवत्ता का जो स्तर है ना उसको बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है। ऑप्शन ए, शक्ति संचालन। ऑप्शन बी, परिवर्तनशीलता। ऑप्शन सी, निरंतरता। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सम्मिलित है? अभिप्रेरणा का जो मतलब होता है वो मोटिवेशन होता है जी। तो मोटिवेशन के फलस्वरूप क्या होता है? शक्ति का संचालन होता है, परिवर्तनशीलता होता है और निरंतरता भी होता है ना। अगर आप लोग किसी लक्ष्य को ले लोगे और उसके लेकर के आप लोग क्या हो, मोटिवेट होते रहोगे तो क्या मिलेगा? कंटिन्यू आप लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जाओगे ना, और आप में अमूलचूल जो परिवर्तन है वो हो पाएगा ना, और उसके अलावा शक्ति का संचालन हो पाएगा ना आप में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है? ऑप्शन ए लावेल तथा मार्केल, ऑप्शन बी स्पाइकर तथा इरविन, ऑप्शन सी फिशर तथा लांबा, या ऑप्शन डी टर्मन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्पाइकर तथा इरविन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह जो कथन है ना वो स्पाइकर जो है ना, और उसके अलावा इरविन जो महोदय है ना, उन्होंने कहा था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है ऐसे कथन को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी हेलन केलर, या ऑप्शन डी मारिया मॉन्टेसरी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हेलन केलर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? श्रवण बाधित मतलब यह है कि जो बच्चे सुन नहीं सकते ना, तो उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का जो श्रेय है ना वो किसे जाता है? तो वो हेलन केलर को जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट के बारे में आप लोगों को तो पता होगा ना। एनी बेसेंट जो है वो होम रूल आंदोलन के ना सबसे पहली ना जो महिला अध्यक्ष बनी थी, आप लोगों को पता होगा 1916 के बाद में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी के बारे में मारिया मॉन्टेसरी के आप लोगों के बारे में बता दूं। ये जो मारिया मॉन्टेसरी है ना, वो मॉन्टेसरी विधि के जनक है। किसके? तो मॉन्टेसरी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, उसका जनक मारिया मॉन्टेसरी है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है, तो मारिया मॉन्टेसरी है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हेलन केलर करेक्ट हो जाएगा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का सबसे ज़्यादा नाम इनका उल्लेखनीय है, ठीक है। तो नोट करके भी आप लोग इसको रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? ऑप्शन ए जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाला हो, ऑप्शन बी जो सटीक हो, ऑप्शन सी पिछली परीक्षा में आ चुका हो, या ऑप्शन डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होता है? तो ऐसे प्रश्न उत्तम होता है जो किसी ना समस्या से ना उलझा हुआ हो और उस समस्या को हल ढूंढने में ना सहायता मिले। मतलब समस्याओं का जब समाधान करने की जाओगे तब एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के अगर आप लोग उपयोग करोगे, प्रयोग करोगे, तभी ना उस समस्या का हल मिल पाएगा। और ऐसे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके जो मन में सोचने समझने की जो क्षमता है ना, उसे बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ना तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्न का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। ऑप्शन ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, ऑप्शन बी लेखन कौशल एवं जांच के लिए सही, ऑप्शन बी लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, या ऑप्शन सी इस प्रकार के प्रश्न द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, या ऑप्शन डी इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थी के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न की खामियां, तो अगर निबंधात्मक प्रश्न दिया जाएगा ना, तो उसमें कमियां क्या होता है? विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता की कमी होता है, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न कहने का मतलब यह है कि कोई ना एक जो थ्योरी है वो दिया जाता है और थ्योरी के बाद ना उसे पढ़ना होता है और पढ़ करके फिर उस प्रश्न का फिर
आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में ना जो विश्वसनीयता होता है और वस्तुनिष्ठता होता है ना, इसकी कमी होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन सी जीन पियाजे या ऑप्शन डी वाइगोस्की। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है ना उसको बढ़ावा देने वाला जो है ना वो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी हो जाएगा। और ये जो गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है ना वो कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? तो कोहलर महोदय ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को ये गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत है वो क्या है बताऊँ ना, तो कोहलर महोदय ने ना चिंपांजी पर कैसे प्रयोग किया ये अगर बताऊँ ना, तो कोहलर महोदय ने ना एक पिंजड़ा बड़ा सा लिया और उस पिंजड़े में ना एक जो चिंपांजी है उसको अंदर में डाल दिया। और अंदर में डालने के बाद ना जो केला जो है ना उसके खाने का ना उसको ऊपर में टांग दिया, जो उसके हाथों से मत पा सके, मतलब उसके हाथ जो ना उसको ना मत तोड़ सके, इतना ऊपर में टांग दिया। और उन्होंने क्या किया कोहलर महोदय ने, एक दो ना छोटा छोटा टेबल ना उसके पिंजड़ा में डाल दिया। तो चिंपांजी ने क्या किया, उन्होंने देखा हाथ से ना उसको पकड़ने की कोशिश किया केला को और नहीं पाया ना, तो उन्होंने टेबल को रखा और एक टेबल के ऊपर में दूसरा टेबल को फिर से रखा और उसके बाद टेबल में चढ़ करके वो केला को क्या किया, पकड़ लिया और खा गया। ठीक है, तो उसके भूख जो है ना वो किस प्रकार से सीखता है, भूख जब लगने पर ना एक जो जानवर है वो ना, तो इस प्रकार की जो सिद्धांत है ना उन्होंने ना गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी के माध्यम से उन्होंने बताया था, जो कोहलर महोदय है उसने है। ठीक है, कि सीखना किस प्रकार से होता है इस प्रकार से उन्होंने बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन ए जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, ऑप्शन डी जो समृद्ध हो, ऑप्शन सी जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, या ऑप्शन डी जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम बोला है जी, ना कि राष्ट्रभाषा का माध्यम। ठीक है, तो शिक्षा का जो माध्यम है ना उसे कैसी भाषा को बनाना चाहिए, जो जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब जनसाधारण भी ना उसे अच्छे से जानते हो, अच्छे से बोल सके उसको आसानी पूर्वक। ठीक है, तो शिक्षा का माध्यम उसे बनाना चाहिए। और एक इसमें अगर क्वेश्चन इस प्रकार से होता ना कि ऐसी भाषा को ना राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, अगर ऐसे क्वेश्चन होता ना तो जो भाषा समृद्ध हो ये करेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर राष्ट्रभाषा के बारे में पूछा जाता तो, लेकिन शिक्षा के बारे में बोला गया है, शिक्षा का माध्यम बोला गया है, तो जो ना जनसाधारण का आधिपत्य है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ना बहुत अंतर है, आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेगों के संबंध में कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन बी 20 या ऑप्शन डी 14। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 14 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो मूल प्रवृत्ति की जो संख्या है ना वो 14 है। और किसने दिया ये अगर बताऊँ ना, तो विलियम मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने ना 14 प्रकार के संवेग बताए, मतलब हम लोगों में ना 14 प्रकार के इमोशन होते हैं, ये बताया है विलियम मैकडूगल महोदय ने। आप लोगों को नाम और इसके जो 14 प्रकार के संवेग है ना इसकी संख्या को आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लेना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। बालकों में अधिकतम अधिगम प्रयास हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए कक्ष में कार्य की अधिकता, ऑप्शन बी गृह कार्य की अधिकता, ऑप्शन सी लेखन कार्य की अधिकता या ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति व्यक्तिगत रुचि। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? तो एक जो बालक है ना उसको सीखने के लिए ना, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना, ठीक है। तो सीखने के लिए जो अधिक प्रयास है वो किस पर करना चाहिए? अध्ययन के प्रति व्यक्तिक रुचि मतलब एक जो बालक है ना उसकी रुचि होना चाहिए अध्ययन के प्रति, पढ़ने के प्रति, ठीक है। तो जो पढ़ाई है ना उसको रुचिकर बनाया जाना चाहिए, ये इसका आवश्यक कारक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेहतर होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों के अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाला, ऑप्शन बी बहिर्मुखी और अधिगम क्रियाशील वाला, ऑप्शन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला, या ऑप्शन डी कमजोर और कम क्रियाशील व्यक्ति वाले। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जिन बच्चे का परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है, मतलब जो बच्चे का जो परिवार का जो वातावरण होगा वो प्रजातांत्रिक होगा ना, मतलब बच्चों की भी सुनी जाएगी, मतलब बच्चों का भी कहना माना जाएगा, उसका भी पक्ष को रखा जाएगा ना, तो उस प्रकार के वातावरण को प्रजातांत्रिक वातावरण कहते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर वातावरण घर का होगा तो बच्चा किस प्रकार से होगा? वो बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील होगा। बहिर्मुखी कहने का मतलब यह है कि वो ना दूसरों के बारे में भी सोच पाएगा, मतलब घर से बाहर जो रहेगा ना, बाहरी वातावरण के बारे में, बाहरी चीज़ों के बारे में भी ना बहुत अच्छे तरीके से सोच और समझ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में आहत होती है, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, ऑप्शन सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? तो बुद्धि परीक्षण का जो महत्व का पता चलता है ना वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों के तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होता है। बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है कि बच्चों की ना बुद्धि का परीक्षण करो कि वो फील्ड है उसमें जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ना आप परीक्षण करोगे बच्चों से प्रश्न पूछकर अलग अलग माध्यमों से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों का ज्ञान में क्षमता, या ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में ना जो एक शिक्षक है ना उसकी जो विशेषता होगा वो शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होगा। शिक्षण पद्धति कहने का मतलब है कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार से जो बच्चे हैं ना वो बहुत सरल से सरल तरीके से जटिल जो टॉपिक है उसको आसानी से समझ सके ना, तो इसकी जो पद्धति है, इसकी जो ज्ञान है ना उसको होना चाहिए एक शिक्षक में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए रॉस का, ऑप्शन बी एडलर का, ऑप्शन सी रूसो का, या ऑप्शन डी वॉटसन का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी एडलर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। ये जो कथन है ना वो एडलर महोदय ने कहा था, ये आप लोगों को याद रखना है और चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। बालकों के वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। मतलब आप लोगों को ये जो बालकों का वर्गीकरण दिया है वो और प्रमुख जो लक्षण दिया है वो दोनों को आपस में सुमेलित करना है, मतलब सही आंसर को मिलाना है। सबसे पहला ए प्रतिभाशाली, बी रचनात्मक, सी पिछड़े हुए, डी अधिगम अयोग्य और ई मानसिक रूप से मंद। उसके अलावा प्रमुख लक्षण में आएगा पहला निम्न बुद्धि वाले, दूसरा समस्यावाचक, तीसरा औसत से पीछे, चौथा आविष्कारक या पांचवा उच्च बुद्धि वाले। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं इसका आंसर दूंगा। प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों के वर्गीकरण और उसके प्रमुख लक्षण के जोड़े बनाना है, मतलब बालकों का वर्गीकरण और प्रमुख लक्षण है ना उसको आपस में सुमेलित करना है, मतलब मिलाना है। ठीक है। सबसे पहला प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली कौन होगा? तो प्रतिभाशाली जो होगा वो उच्च बुद्धि वाले जो व्यक्ति है वही ना हो जाएगा। जी हाँ। उसके अलावा दूसरा देखो रचनात्मक, तो रचनात्मक कौन होगा? तो रचनात्मक जो है वो आविष्कारक होगा, जो आविष्कार करता है वो रचनात्मक होगा ना जी, क्रिएटिविटी वाला। तीसरा कौन होगा? पिछड़े हुए, तो पिछड़े हुए कौन होगा? तो पिछड़े हुए जो है वो औसत से पीछे होगा, वो पिछड़ा हुआ होगा। चौथा जो है वो अधिगम अयोग्य, तो अधिगम अयोग्य जो होगा ना वो समस्यावाचक जो बालक होगा वो हो जाएगा अधिगम अयोग्य। अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग सीखना होता है, तो कौन सीख नहीं पाएगा? जो समस्यावाचक होगा वो सीख नहीं पाएगा। उसी प्रकार से ई है मानसिक रूप से मंद, तो मानसिक रूप से जो बालक मंद रहेगा ना वो निम्न बुद्धि वाला कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तब उसके सीखने का क्रम ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी बेहतर होता है, ऑप्शन सी घटता है या ऑप्शन डी समान रहता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बेहतर होता है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थी को समूह में दिया जाता है तब उसके सीखने का जो क्रम है ना वो बेहतर तरीके से होता है। जी अगर मैं पूरे 4-5 विद्यार्थी के एक समूह बना दिया, उसको एक समस्या दे दिया, जब आपस में उस समस्या को वो डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से उसका सलूशन किया जा सकता है तो वो बेहतर तरीके से सारे के सारे बच्चे सीख पाएंगे ना। जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन ए गेट्स तथा अन्य, ऑप्शन बी कैल्विन, ऑप्शन सी चार्ल्स स्किनर या ऑप्शन डी R.S. वुडवर्थ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी काल्विन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिगम अनुभव का कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम का यह परिभाषा किसने दिया है बोला है? तो काल्विन महोदय ने दिया है। यह आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चाहो तो नोट कर लीजिएगा ऐसे जो ना कथन जो होता है ना उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को अब ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सा व्यू रचना उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, ऑप्शन बी अध्यापक द्वारा निर्देशन, ऑप्शन सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम या ऑप्शन डी अध्यापक के लिए योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयोगी होगी? विशिष्ट आवश्यकता बोला है जी, और विशिष्ट आवश्यकता का मतलब होता है ना कि किसी प्रकार की जो दिव्यांग बालक है ना उस प्रकार के बालक जो है वो, और विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन सभी लोगों को ना एक साथ समाहित करके अगर पढ़ाया जाता है ना तो उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहेंगे। ठीक है, और ये जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे ना उसकी पढ़ाई के लिए कौन सी व्यू रचना उपयोगी होगा? तो सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम करेक्ट हो जाएगा। अनुशिक्षण का मतलब अगर आप लोगों को बताऊं ना तो अनुशिक्षण का जो मतलब होता है ना वो एक प्रक्रिया होता है जहाँ पर ना एक छात्र जो होते हैं वो दूसरे छात्र को विषय को सिखाता है, मतलब उस टॉपिक को ना सिखाता है और समझाता है। और सहकारी अधिगम का मतलब अगर आप लोगों को बताऊं ना कि ये जो सहकारी अधिगम है वो क्या होता है? तो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, मतलब ऐसे शिक्षण
रणनीति होता है, ये जो सहकारी अधिगम है वो, जिसमें ना छात्र जो होते हैं वो छोटे छोटे समूह में मिलकर ना साझा जो लक्ष्य होता है, जो टॉपिक होता है ना, उसे ना समझने का प्रयास करता है और एक एक दूसरे की मदद भी करता है और सारे ना जो समूह है ना उनकी मदद करता है, ठीक है, उस टॉपिक को समझने में, जिसको हम लोग सहकारी अधिगम के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी नियोजन का सिद्धांत या ऑप्शन डी चयन का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नियोजन का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ये जो सिद्धांत है ना, वो नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। और नियोजन का सिद्धांत क्या होता है, ये आप लोगों को अगर सरल तरीके से समझाओ ना, तो नियोजन का जो सिद्धांत होता है वो किसी व्यक्ति के द्वारा ना, अगर किसी प्रकार का एक लक्ष्य तैयार किया गया है एक निश्चित समय में उसको पूरा करने के लिए, तो वो जो निश्चित जो लक्ष्य निर्धारित किया है ना, तो उस निश्चित लक्ष्य को नियोजन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है, ठीक है। और नियोजन का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार का योजना जो होता है, वो एक निश्चित समय में उस योजना को ना पूरा करना और लक्ष्य को प्राप्त करने में ना सहायता करना नियोजन का सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक जो अध्यापक है ना, वो छात्रों के लिए टारगेट भी रखते हैं ना, जी हाँ, कि एक तय समय में पूरी के जो सिलेबस है उसको पूरा करना। तो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो वो अध्यापक के ऊपर ही निर्भर करता है ना, कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब तक की पूरा करना है। तो ये सारा चीज़ ना नियोजन के अंतर्गत आ जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। बालकों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी कोहलबर्ग या ऑप्शन डी एरिक्सन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पियाजे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया? तो बालकों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्था है उसे जीन पियाजे ने ना बताया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कौन कौन सी अवस्था जो है वो अगर आप लोगों को ये बताओ ना, तो बालकों के विकास की 4 अवस्था, सबसे पहला जो अवस्था होगा वो गर्भावस्था हो जाएगा। एक महिला के गर्भधारण करने से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था है ना, वो गर्भावस्था कहलाता है। और दूसरा जो अवस्था होगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। शैशवावस्था जो होगा वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की हो जाएगा। तीसरा जो अवस्था होगा वो आप लोगों का जो होगा वो बाल्यावस्था हो जाएगा। बाल्यावस्था जो होगा वो 2 भाग में बटा हुआ है। पूर्व बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था होगा वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष हो जाएगा। और दूसरा जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का जो एज है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की हो जाएगा। उसके अलावा चौथा जो एज होगा वो किशोरावस्था हो जाएगा। और किशोरावस्था का जो एज है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो एज है ना, वो किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने विस्तार पूर्वक आप लोगों को एज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया हुआ था अपने पिछले क्लास में भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी संपूर्ण जीवन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था में पड़ता है? तो व्यक्तित्व और वातावरण का जो प्रभाव है, जो मौसम का प्रभाव होता है ना, मतलब जिस परिवर्तन में आप लोग रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो ना, और जिस प्रकार के व्यक्तियों के बीच में आप रहते हो, तो उसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण जीवन काल में पड़ता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए बच्चों के साथी समूह पर, ऑप्शन बी शारीरिक वृद्धि पर, ऑप्शन सी बच्चों के व्यवहार पर या ऑप्शन डी बच्चों के संवेग पर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना, उसको व्यापम के द्वारा ना विलोपित कर दिया गया था। कैसे विलोपित किया गया था ये जान लो। किसी बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया में सामाजिक और मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करता है। तो किसी बच्चे का ना जो सामाजिकरण है ना, मतलब वो समाज में किस प्रकार से घुलता मिलता है, और उसके अलावा सामाजिक जो मूल्य है, सामाजिक जो प्रतिमान है, उन सारी चीज़ का ना जो निर्भर करता है वो बच्चों के साथी समूह पर भी पड़ता है। उसके अलावा बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर भी पड़ता है और बच्चों के व्यवहार पर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये तमाम जो आंसर है ना वो अनेक प्रकार से ले लिया गया था ना, जिसके वजह से ना व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है उसे विलोपित कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों को इसका आंसर का जरूर लेना है। ठीक है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अगर आप लोग को बोनस मार्क्स दिया जाएगा तो सभी को आप लोगों को मिलेगा जो लोग इसमें टिक मारे होंगे उसको। तो ज़्यादा जरूरी कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे ऐसे प्रश्न अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो है ना वो विलोपित कर दिया गया था, आप लोगों को समझना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए।